हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे जिसका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। ये पेपर जो है सेशन एंडिंग एग्जाम से संबंधित है। पेपर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक सैंपल पेपर है। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दी गई है, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे टाइम के बारे में बताया गया कि पेपर जो होगा वो 2 आवर 30 मिनट्स का होगा और मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 60। कुछ इंस्ट्रक्शन है बच्चों यहाँ पर दी गई है, जो कि इंस्ट्रक्शन जो है बच्चों ये सारी की सारी जो रीजनल ऑफिस के द्वारा दी गई न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर है। ब्लूप्रिंट आया है जो आरओ से, तो उस पर आधारित है कि भाई हमें पेपर में 10 मार्क्स का जो है रीडिंग पोर्शन रखना है, जिसमें हमें अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम का कोई स्टेंजा रखना है। हमने स्टेंजा ग्रामर और राइटिंग पोर्शन रहेगा बच्चों, वो 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन सी में लिटरेचर पार्ट रहेगा, आपकी टेक्स्ट बुक पूर्वी से संबंधित है, पूर्वी में से यहाँ दिया गया। अब है कि सेकंड बात जो बताई गई वो है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है। रीड द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग। आपको अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चनों को रीड करना है। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर। आपने जो क्वेश्चन पेपर है उस पर कुछ भी नहीं लिखना है। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है। चलिए हम एक एक करके सभी सेक्शन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं और राइट आंसर ढूंढेंगे इन सभी क्वेश्चनों का। सेक्शन ए में लिखा गया है, क्या है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिया गया कि क्वेश्चन 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं पहले, फिर हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। लिखा गया है कि नाउ अ डेज, आज के समय में जो मशीन्स हैं प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। यहाँ बताया गया है कि जो आज के समय में जो मशीन है वो ह्यूमन लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। They can work much faster and very efficiently than humans। और साथ में ये बताया गया कि जो मशीन्स है वे इंसानों से फास्ट काम कर सकती हैं और मोर एफिशिएंट है। मतलब एफिशिएंट का मतलब होता है मनुष्यों से ज्यादा प्रभावी है काम करने के क्षेत्र में। देन ह्यूमन यहाँ लिखा गया, इंसानों से ज्यादा फास्ट और ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है मशीन्स। विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, मशीनों की सहायता से गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली। मशीनों की सहायता से यहाँ ये बताया गया है कि जो सामान है वो बड़ी आसानी से जो है ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जा सकता है इन लार्ज क्वांटिटीज एंड एट लोअर कॉस्ट। और उस सामान की कीमत भी बहुत कम रहेगी। जो इंसान सामान बनाते हैं उनकी एक जो है प्रॉब्लम ये है बच्चों की, उनमें समय ज्यादा लगता है, मात्रा कम होती है और सामान महंगा पड़ता है जो इंसान बनाते हैं सामान। मोस्ट मशीन्स आर ओन्ड बाय इंडस्ट्रीज और वेल्दी पीपल। जो मशीन्स है वो जो या तो इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है उनको चलाया जाता है, मालिक है उनके इंडस्ट्रीज, या फिर जो अमीर लोग हैं वे हैं। while workers are employed to operate them। मशीन्स अब बच्चों अपने आप तो चलेगी नहीं, उनको ऑपरेट करने के लिए वहां पर कोई वर्कर रखना पड़ेगा। तो मशीन जो है वो वर्कर ही चलाते हैं, एम्प्लॉय होते हैं वहां पर कंपनी के। मैनी पीपल डिपेंड ऑन मशीन्स फॉर देयर लाइवलीहुड। और यहाँ बताया गया कि जो मशीन है उन पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि मशीनों को भी जो ऑपरेट करते हैं वो वहां से सैलरी प्राप्त करते हैं, उन्हीं से उनका घर चलता है। मशीन्स सच एज विंड टर्बाइन, इंजन, मोटर, ट्रैक्टर एंड कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड टुडे। अब मशीन्स के ये सब एग्जांपल है बच्चों, जैसे जैसे हमारे आसपास देखेंगे आप, कई जगह पर विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है। इंजन होते हैं, कार का इंजन, बाइक का इंजन है, और भी तरह तरह के इंजन, मोटर्स, tractors, computer are widely used today। Wind turbines generate electricity from wind energy, which is a clean and renewable। ये wind energy जो है एक जो है clean source of energy है और जो है renewable है, बनता रहता है। मोटर्स हेल्प रन फैंस। मोटर क्या करती हैं, अभी तो यहाँ उदाहरण दिया गया था, एग्जाम्पल था विंड टर्बाइन का। अब मोटर्स मोटर्स से क्या चलते हैं, फैन चलते हैं। वाटर जो आपके घर में वाटर सप्लाई आता है वहां पर आपने देखा होगा पंप लगा होता है, मोटर पंप होती है, वो भी जो है मोटर से चलती है। मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस,
हाउस होल्ड अप्लायंसेस में आपके घर में एसी लगी होगी, या फिर आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज, या फिर आपके घर में कूलर होगा। तो बहुत सारे, जैसे हम प्रेस करते हैं घर में कपड़ों को, वे सब जो है मोटर से ही, मतलब इनमें तकनीक यूज होती है। इन एग्रीकल्चर मशीन्स लाइक ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट एंड सेव टाइम। Thus, machines have made life easier, improved productivity and contributed greatly to modern development। साथ में ये बताया गया कि जो मशीन्स हैं उनके आने से क्या हो गया, लाइफ आसान हुई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और मशीनों ने जो है मॉडर्न जो एरा है, हमारा मॉडर्न टाइम है, इसमें क्या किया है, डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में किया है, ये कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये था हमारा पैसेज। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है कि मशीन्स इंक्रीज प्रोडक्शन मेनली बिकॉज दे आर, मशीनों की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है, उसका कारण क्या है ये बताना है। बिकॉज दे आर ओन्ड बाय रिच पीपल, दे आर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन ह्यूमंस। तो यही इसका आंसर है कि मशीन जो है वो ह्यूमन से क्या है कि ज्यादा फास्ट काम करती हैं और जो है ज्यादा प्रभावी है। सो बी आंसर होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है द यूज ऑफ मशीन्स मेक्स गुड्स चीपर। तो मशीनों से बनी हुई चीजें जो है चीपर होती हैं, सस्ती होती हैं। क्यों? क्योंकि दे रिड्यूस द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड, दे यूज ओनली मैनुअल एफर्ट, दे स्टॉप ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट एंड दे प्रोवाइड फ्यूअर गुड्स। नहीं, फ्यूअर गुड्स नहीं, मशीनों से तो जो है ज्यादा मात्रा में जो कि प्रोडक्शन होता है, ये गलत बात है। दे यूज ओनली मैनुअल एफर्ट, नो, ये भी गलत है। सही बात यह है कि क्योंकि इनसे क्या है, समय कम लगता है, और जो है समय कम लगता है तो क्या होता है, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होती है। और जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा मात्रा में है, बल्क क्वांटिटी में है, तो हमें उसको थोड़ा सा सस्ता बेचना पड़ जाता है, क्योंकि टाइम कम लगेगा, लेबर चार्जेज कम देने पड़ेंगे, तो क्या होगा, सस्ती चीजें प्रोड्यूस होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विंड टर्बाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो आंसर हो जाएगा विंड एनर्जी। फोर्थ क्वेश्चन है मशीन्स इन एग्रीकल्चर सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर्स हेल्प बाय इंक्रीज मैनुअल लेबर, बिल्कुल गलत। सच एज ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के आने से तो क्या हुआ कि टाइम की बचत हुई और एफर्ट कम लगाने पड़ रहे। पहले के जो फार्मर थे बच्चों, वो क्या करते थे, अपनी जो है बैल बैल लेकर, ठीक है, और अपना हल लेकर खेत में जाते थे, ठीक, और घंटों तक मेहनत करते थे, जब वो जो है खेत को जोत पाते थे, खेत जोतते थे। बट जब से ट्रैक्टर आए हैं, ट्रैक्टर के आने से फार्मर जो है बड़ी जल्दी खेत को जोतता है, बीजों को बोता है, और आप देख पाते हैं कि उसका टाइम बचता है बहुत ज्यादा, एफर्ट भी कम करने पड़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मशीन्स कंट्रीब्यूट टू मॉडर्न डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन, बिल्कुल गलत। मशीनों के आने से जो है कम्युनिकेशन रिड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि लाइफ इजी हुई है, और जो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। तो इसका आंसर होगा डी, मेकिंग लाइफ इजियर एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू दीज थिंग जो है मशीन्स आर मशीन्स कंट्रीब्यूट टू द मॉडर्न डेवलपमेंट। ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर एक पोएम का एक पार्ट दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो। यहाँ नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इट मीन्स कि एक स्टैंजा है यहाँ पर, उसको हमने पढ़ना है और आंसर देने हैं। पैसेज क्या है, सॉरी स्टैंजा क्या है वो देखते हैं। लुक अप एट द स्काई सो वाइड, यहाँ बताया गया है कि लुक अप एट द नाइट, रात में आप क्या करें, बाहर जाएं, आसमान देखें, आपको बहुत बड़ा और बहुत विशाल जो है आसमान आपको दिखाई देगा, उसको देखो। विथ ट्विंकलिंग स्टार्स लाइक डायमंड ब्राइट, और उस विशाल विस्तृत जो है एक वाइड स्काई में आपको देयर विल बी सो मैनी ट्विंकलिंग स्टार्स, और आपको स्टार्स दिखाई देंगे, वे ऐसे लगते हैं जैसे कोई हीरे चमक रहे हो आसमान में। द मून्स हैंग्स लो, और आपको फिर वहां पर चांद लटका हुआ दिखेगा, वो कैसा दिखता है, ग्लोइंग पर्ल, और एक मोती की तरह से, है ना, एक चमकते हुए मोती की तरह से आपको, ग्लोइंग पर्ल मतलब चमकते हुए मोती की तरह से आपको चांद आसमान में
लटका हुआ दिखाई देगा। अ बीकॉन शाइनिंग इन द डार्कन स्वर्ल। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो है इतने अंधेरे में, ठीक है, स्वर्ल जो है डार्कन स्वर्ल का मतलब होता है कि इतने अंधेरे में भी क्या है कि बीकॉन का मतलब होता है कि एक जैसे लाइट का कोई खंबा, प्रकाश स्तंभ, जैसे हमारे गली में कई बार स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं, तो वो डार्कन प्लेस जो है, अंधेरे से भरा हुआ प्लेस है, उसको रोशनी से जगा देता है। तो ऐसे ही क्या करता है कि जो चांद है, तारे हैं, वे घनी अंधेरी रात को भी जो है चमकीला बना देते हैं। और जो तारामंडल होता है, कॉन्स्टलेशन जो होते हैं, वे कुछ स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी बताते हैं। किनकी? ऑफ द एंशियंट हीरोज हु डिड नॉट फेल। जो आसमान में जो कॉन्स्टलेशन दिखते हैं, वो कुछ ऐसे पुराने हीरोज की स्टोरी सुनाते हैं जो कभी अपने जीवन में फेल नहीं हुए। दे गाइड द लोस्ट। जो तारे होते हैं या कॉन्स्टलेशन होते हैं, वे गाइड करते हैं किनको? जो कैसे जो खो गए थे लोग, जो हार गए थे, ठीक, उनको वो गाइड करते हैं। दे लाइट द वे। और क्या करते हैं साथ में? उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं और उनके रास्ते को रोशन करते हैं। लाइट उनके जो है जिंदगी में भर देते हैं, जो कॉन्स्टलेशन होते हैं। अ मैप ऑफ ड्रीम वेयर विशेस प्ले। और साथ में ये बताया गया है कि जो हमारा इच्छाओं का एक मैप है, सपनों का एक मैप है, ड्रीम मैप ऑफ ड्रीम, सपनों का एक मानचित्र है, नक्शा है, जहां पर इच्छाएं जो है खेलती हैं। सो व्हेन यू गेज अपॉन दिस साइट। तो जब आप इस दृश्य को देखते हैं आसमान में, इसको, तारों के जो है ग्रुप को, कॉन्स्टलेशन को देखते हैं ऊपर आसमान, तो रिमेंबर, आप भी ध्यान रखिए, यू आर द पार्ट ऑफ लाइट। आप ये मत सोचो कि आप जो है फेल हुए हैं, तो या फिर आप सक्सेस नहीं हुए हैं, तो ये मत सोचिए कि आप जो है हर बार सक्सेस होंगे। नहीं, तारे जो है आसमान में चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में प्रकाश भर सकते हैं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ लाइफ। फॉर इन दिस वास्ट एंड एंडलेस स्पेस योर ड्रीम्स कैन फाइंड देयर राइटफुल प्लेस। तो डोंट वरी, यहाँ यही बताया गया है कि इतने बड़े एंडलेस स्पेस में, इतने वास्ट स्पेस में आपके भी ड्रीम्स जो है कैन फाइंड, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, वो भी एक राइट प्लेस पा सकते हैं। ये बताया गया है इस पूरे पैसेज में। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट डज द पोइट कंपेयर स्टार्स टू। तो कंपेयर किया है स्टार को किसके साथ में पोइट ने? फायरफ्लाइज, कैंडल्स के साथ, स्नोफ्लेक्स और डायमंड ब्राइट्स। तो डायमंड ब्राइट्स के साथ चमकते हुए जो है हीरो से स्टार्स की कंपैरिजन की गई है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द मून रिप्रेजेंट इन द पोएम। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? अ सनबीम, अ ग्लोइंग पर्ल। सो आंसर इज अ ग्लोइंग पर्ल। व्हाट डू कॉन्स्टलेशन टेल अस अबाउट। कॉन्स्टलेशन जो है तारामंडल, कॉन्स्टलेशन को बोलते हैं बच्चों तारामंडल। तारामंडल मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। वो क्या सुनाते हैं? वेदर पैटर्न्स और या फिर द फ्यूचर, एनिमल्स इन द स्काई, एंशियंट हीरोज एंड देयर टेल्स। सो आंसर इज, जो कॉन्स्टलेशन है, तारों के जो समूह हैं, वो हमारे प्राचीन हीरो जो रहे हैं, उनकी कहानियां बताते हैं, जो कभी हारे नहीं है। सो नेवर गिव अप, नेवर डोंट बी होपलेस। तो आपको कभी होपलेस नहीं होना है और जो है गिव अप नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टार हेल्प दोज हु आर लोस्ट। जो जो खो गए हैं ना, जिनके रास्ते खो गए हैं, जो हार मान चुके हैं, तो उनको स्टार्स कैसे हेल्प करते हैं? सो आंसर इज, दे लाइट द वे। वे उनके रास्ते को रोशनी से भर देते हैं, ताकि खोया हुआ इंसान वापस रास्ते पर आ सके और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। आगे है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून हैंग्स लो अ ग्लोइंग पर्ल। यहाँ पर बच्चों मून की ना कंपैरिजन की गई है ग्लोइंग पर्ल से। यहाँ बताया गया है कि जो चांद है ऐसा लटका हुआ दिखाया गया है आसमान में, इस तरह से जो है लटका हुआ है, जैसे कोई क्या है, ग्लोइंग पर्ल है, चमकता हुआ मोती हो। ठीक है,
तो इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, सिमली है या फिर एलिट्रेशन है। तो हैंग्स किया गया है मून को किसकी तरह से, ग्लोइंग पर्ल की तरह से। जब कंपैरिजन होता है बच्चों तो वहां पर जो होता है फिगर ऑफ स्पीच वो होता है मेटाफर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मेटाफर इज द करेक्ट आंसर। रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज मून का जो कंपैरिजन है वो किया गया है कि भाई आसमान है, जो आसमान में बादलों में या स्काई में आपको चांद जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है किसकी तरह से, जैसे कि कोई जो है ग्लोइंग पर्ल, चमकता हुआ मोती हो। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मेटाफर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में लिखा गया है थर्ड क्वेश्चन में, मेक टू न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ऑफ ईच, डिश, अन एंड मिस। ओके, हमने क्या करना है, यहाँ पर ये बच्चों प्रीफिक्स दिए गए हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी दिए गए हैं ये। तो हमने क्या करना है, वर्ड बनाने हैं इनको ऐड करके, इनमें कुछ सेंटेंस वर्ड हमने ऐड करने हैं। जैसे डिश, डिश के साथ कोई एक ऐसा वर्ड के साथ इनको ऐड करना है जिससे नया वर्ड बन सके। जैसे डिस एग्री, देन द न्यू वर्ड विल बी disagree, and the same thing dislike, dislike प्लस करेंगे इसको तो द न्यू वर्ड विल बी डिसलाइक। सेम थिंग यहाँ पर टू पूछे गए हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, पेपर में हम एक एक्स्ट्रा ही लिखेंगे, सो दैट कि सपोज दैट हमारा कोई एक गलत भी हो गया, बाय मिस्टेक गलत हो गया, तो दो तो हमारे कम से कम ठीक पाए, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अन, अन से हम क्या लिखेंगे, अन प्लस हैप्पी, then our word will be unhappy, and the same thing unlock, and the new word, next new word will be unwanted। so 3 word बन गए हमारे, unhappy, unhappy, unlock, unwanted, unwanted, और ऐसे ही अनटचेबल, ये भी वर्ड हो सकता है। मिस से करना है हमने तो मिसलीड एक वर्ड हो सकता है जिसमें हम लिख सकते हैं मिसलीड। फिर है हम एक वर्ड लिखें मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट हो गया। ऐसे ही कई बार हमारा सामान मिसप्लेस हो जाता है तो हम उसको लिखेंगे मिसप्लेस। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार हमें, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो मिसअंडरस्टैंड लिखें। सो दिस वे हमने बच्चों हर एक के 3 या 4 लिख दिए हैं। पेपर में यदि आता है तो आपको इनमें से 1 या 2 तो पक्का याद रहेगा और आप जो है लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ ब्रेव। हमें क्या दिया गया है, एक वर्ड दिया गया ब्रेव, उसका हमें नीचे ब्लैंक में फिल करना है करेक्ट अपोजिट वर्ड। अब हम पहले सेंटेंस देख लेते हैं तब हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ एक बॉक्स दिया गया है जिसमें वर्ड दिए गए हैं फियर, फियर मतलब होता है डर, और कावर्डली, कावर्डली का मतलब होता है कि कायर, कावर्डली का मतलब क्या होता है, कायर। फियर मतलब भय। टिम्ड, टिम्ड का मतलब क्या होता है, डरपोक। और एफ्रेड तो इसका हो जाएगा डरा हुआ या फिर भयभीत। कई बार हम एक स्ट्रेंज सी चीज को देखकर या स्ट्रेंज पर्सन को देखकर डर जाते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं। अजय's डैश रिफ्यूजल टू स्टैंड अप फॉर हिज फ्रेंड। अजय का अपने दोस्त के प्रति खड़ा होने से इनकार करना was disappointing to everyone, सभी के लिए निराशाजनक था। ठीक है क्या, तो यहां हम लिखेंगे cowardly। अजय's cowardly refusal, अजय का कायर जो तरीका था मना करने का वो सभी को डिसअपॉइंट करता है, निराश कर देता है। द डैश चाइल्ड हाइड बिहाइंड हिज मदर टू स्केयर टू मीट द न्यू टीचर। जैसे कई बार क्या होता है, जो किड होते हैं जो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं
वे जब किसी न्यू स्कूल में जाते हैं तो वहां पर नए टीचर मिलते हैं, फादर मदर छोड़ने जाते हैं, तो नए टीचर्स को देखकर बच्चा कई बार डर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, छिप जाता है अपने मदर फादर के पीछे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द टिम्ड। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा जो है डरपोक है। द टिम्ड चाइल्ड hide behind his mother. Next is Anjali's fear of height prevented her from climbing the tall ladders. And the last is सुषमा, अब बच क्या गया, afraid. सुषमा felt afraid. सुषमा को जो है डरा हुआ, भयभीत सी महसूस कर रही थी when she entered the dark, जब वह अंधेरे में गई। abandoned building alone. तो ये था बच्चा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन, यहाँ नंबरिंग गलत है बच्चों, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है एंड देन सेवेंथ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। हमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। गॉट इट। द कैप्टन सेड द कोच। देखो, डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बच्चों जब चेंज करते हैं तो हम कुछ चेंज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो यहां भी कुछ चेंज करके हमने लिखना है। तो सैड टू को हम करेंगे टोल्ड में चेंज। द कैप्टन द कैप्टन टोल्ड द कोच। कोच से कहा, कैप्टन ने क्या क्या कहा। दैट हम लगाएंगे कि देयर टीम, उनकी जो टीम है क्या हुई है, won द मैच, won द चैंपियनशिप, सॉरी चैंपियनशिप। लास्ट ईयर को क्या लिखेंगे हम, प्रीवियस ईयर। सो दिस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट इज द क्लास टीचर सैड प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव। जब आप क्लास छोड़ेंगे तो आप जो है, इसमें क्या करता है, ये एक रिक्वेस्ट का एक तरीका है, किनसे, स्टूडेंट से। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्लास टीचर द क्लास टीचर रिक्वेस्ट की है, इनसे बच्चों से, तो देम हो जाएगा टू टू टर्न ऑफ। प्लीज वर्ड बता रहा है कि यहाँ रिक्वेस्ट है, टू टर्न ऑफ द लाइट, टू टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, दे में, दे लीव। सो दिस इज द राइट indirect speech. Now next is finish their work before dinner said mother to Ravi. तो हम इसमें लिखेंगे मदर, मदर सैड को हम करेंगे टोल्ड में, सैड के टोल्ड में करने के बाद टोल्ड रवि टू फिनिश 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 क्या, द होमवर्क, या फिनिश द वर्क बिफोर डिनर। तो इस तरीके से हमने इन तीनों डायरेक्ट स्पीच को हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन, ए और द। इट मीन्स कि हमें आर्टिकल भरने हैं। फर्स्ट वर्ड है वी वेटेड फॉर एन आवर। यहाँ पर हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं, तो एच साइलेंट रह जाएगा, तो आवर बन गए। वी वेटेड फॉर एन आवर बिफोर द बस फाइनली अराइव। Second sentence, the guide insisted on a uniform jacket for the group's safety during the trek. ट्रैक पर जब हम जो है जा रहे थे, जाने के दौरान गाइड ने हमें इंसिस्ट किया, जोर डाला, किसके लिए, कि हमें अपनी जैकेट जो है पहननी है ताकि हमारे ग्रुप की सेफ्टी रह सके। माउंट K2 is the second highest peak in the world. And the last is Ganga is a holy river, so and the largest river of in India, so यहाँ हो जाएगा हमारा, the Ganga is a sacred
स्केयर्ड रिवर इन इंडिया नोन फॉर इट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस। ये भी हो गया है। अब नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? कंपेयर द सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग बाय यूज टू एंड वुड। देखो बच्चों इसमें क्या है, यूज टू यूज होता है कि जो हमारी हैबिट होती है उसके लिए, और वुड यूज होता है जो हम काम रिपीट कर रहे हैं। गॉट इट? जैसे मैं कहता हूं आई यूज टू प्ले फुटबॉल, क्या थी मेरी हैबिट थी, खेला करता था। ठीक है, यूज टू पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बताती है। वुड भी बताती है लेकिन वो काम जो है रिपीट हो रहा है तो उसको उसकी जगह पर हम यूज करेंगे वुड। प्रेजेंट में भी यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां बताया रिया, रिया ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड बट सी स्टॉप लास्ट ईयर। मतलब हैबिट थी उसकी, ठीक है, उसने रिपीट नहीं की, अब उसने छोड़ दी। तो इसके लिए हम लिखेंगे यूज टू। आदती हो गई थी, यूज टू का मतलब होता है किसी चीज की आदत लग जाना। ठीक है, रिया जो है जंक फूड बहुत खाती थी, उसको हैबिट लग गई थी, यूज टू हो गई थी। ठीक है, बट उसने छोड़ दिया। अब एवरी डे बिफोर द ट्रेन केम थ्रू ही वुड, यहां वुड यूज है, वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। गॉट इट? तो ये हो गया हमारा सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट। अब है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक बिलो इन 100 to 120 वर्ड्स। गॉट इट? इट मींस कि हमें एक जो है छोटा सा कोई भी पैसेज बनाकर लिखना है। माई फर्स्ट विजिट टू हिल स्टेशन, वुमेन फ्रीडम फाइटर, और इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। इनमें से तीनों में से लिखना है। बच्चों इन तीनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चनों का मतलब दोनों क्वेश्चनों का 8th to 9th का हमने टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी इसका आंसर हमने सेट कर रखा है। सो हम डायरेक्ट उस पर चलेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं 9th क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं क्या दिया, फिर हम इन दोनों के आंसर देखते हैं। लिखा गया है वी यू विजिटेड अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड स्पेंट एन एंटायर डे देयर। आप किसी जो है हिस्टोरिकल प्लेस पर गए और आपने वहां पर पूरा दिन बिताया। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू सॉ एंड व्हाट यू लर्न एंड हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग द विजिट। इसको हमने 80 to 100 वर्ड में लिखना है कि आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर गए, आपने वहां पूरा दिन बिताया, उसकी आपने डायरी में एंट्री करनी है, आपने क्या देखा, क्या आप वहां से सीखे, और आपने पूरे दिन कैसा महसूस किया। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको दिया गया है यू आर रितेश एंड ऋषिता स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th A, you have to attend a marriage function in your family and will be absent from school for 3 days. Write an application to the principal requesting leave for the same. तो आपका नाम रितेश है, ऋषिता है, आप 7th A के स्टूडेंट हैं। आपको किसी मैरिज मतलब की फैमिली की में आपके मैरिज फंक्शन है, उसको अटेंड करना है, आप 3 डेज के लिए स्कूल से एबसेंट रहेंगे, तो आपने प्रिंसिपल को जो है एप्लीकेशन लिखनी है ताकि आपको छुट्टी मिल सके। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चनों का कॉमन आंसर देखते हैं क्या रहेगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम एक एक करके इन जो है तीनों पैसेज को पढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से आप ड्राफ्ट कर सकते हैं बच्चों। ये एक जस्ट सैंपल है कि आपको कैसे लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट समर वेकेशन, जरूरी नहीं है कि यहाँ समर वेकेशन ही हो, आप यहाँ पर विंटर वेकेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर लास्ट मंथ भी लिख सकते हैं, लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं। आई विजिटेड शिमला, आप शिमला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट हियर श्रीनगर, दार्जिलिंग इज ऑल्सो हिल स्टेशन। देन आप और कोई स्टेशन भी जा सकते हैं, जैसे हमें ऊटी है एक जगह इन सदर्न इंडिया। गॉट इट? सो ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसे एक जगह है कुर्ग, कुर्ग इन कर्नाटका, तो बच्चों वो भी आप लिख सकते हैं। जिस भी स्टेट के आप हैं तो आप अपने स्टेट का कोई भी ऐसे हिल स्टेशन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शिमला लिखा है बिकॉज इन रियलिटी आई वेंट देयर एंड शिमला वाज द वंडरफुल is the wonderful station, is a wonderful hill station. Got it? Amazing hill station है। तो if you gets a chance then you can also visit there.
हम लिखेंगे लास्ट समर वेकेशन आई विजिटेड शिमला, a beautiful hill station with my family. It was my first visit to the mountains. The cool weather, green trees, and snow-covered peak made the place look like a picture from the story book. जो शिमला का जो सीन है, ग्रीन मतलब कि माउंटेन्स और लॉन्ग फर ट्रीज, गॉट इट, वहां पर मैंने फर ट्रीज देखे, पाइन ट्री देखे। तो इट वाज एन अमेजिंग विजिट देयर। तो उनको मैंने यहाँ मेंशन किया है कि मैंने जो है बर्फ की ऊंची ऊंची जो पहाड़ों की चोटियां देखी, ऐसा मैंने स्टोरी बुक्स में पढ़ा था, तो रियली में देखा। वी वॉक टू मॉल रोड गए, विजिटेड कुफरी, एंड एक जगह और मैं ऐड करूंगा यहाँ पर, जाखू हिल्स, और हमने वहां पर हनुमान टेम्पल देखा। कुफरी में हमने हॉर्स राइडिंग की। द फ्रेश एयर मेड मी फील एक्टिव एंड हैप्पी। आई ऑल्सो सॉ क्लाउड फ्लोटिंग very close to us, which was an amazing experience. The natural beauty and the peaceful environment refreshed my mind. जो वहाँ का नेचुरल जो ब्यूटी थी शिमला की, और जो पीसफुल एनवायरनमेंट था, उसने मेरे मन और दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया, एकदम मजा आ गया देख के। आई टुक मैनी फोटोग्राफ्स, मैंने वहां पर ढेर सारे फोटोग्राफ्स किए। एंड बॉट, खरीदेगा सुनियर्स, सुनियर्स, क्या हो जाएगा ये, सुनियर्स, गॉट इट। एंड इट वाज वंडरफुल ट्रिप, मेरे लिए बहुत ही शानदार ट्रिप थी। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट मोमेंट्स। तो इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ वुमेन फ्रीडम फाइटर। मैंने जो मेंशन किया है बच्चों, दिस वन इज रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी। और झांसी कहाँ है, इन उत्तर प्रदेश। तो मैंने झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। आपके स्टेट में बच्चों जो भी ऐसी कोई फ्रीडम फाइटर है वुमेन, उसके बारे में लिखेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं क्वीन जो है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई वाज ऑफ झांसी वाज one of the bravest freedom fighters of India. She fought against the British during the revolt of 1857. Even at the young age, she showed great courage and leadership. When the British tried to capture Jhansi, she refused to surrender. क्या हुआ था बच्चों की, झांसी को कैप्चर करने की कोशिश की थी, कब्जे में ले रहे थे ब्रिटिश, तो उन्होंने प्रपोजल रखा था कि वो सरेंडर कर दे, बट उसने इनकार कर दिया था। इसके लिए वो जो है अंग्रेजों से उसको लड़ना पड़ा था। सी फॉट ब्रेवली ऑन हॉर्स बैक विद हर इन्फेंट सन टाइड टू हर बैक। अपने इन्फेंट बेबी जो बॉय था, उसका छोटा बच्चा इन्फेंट ही था, तो उसको कमर पर बांधकर और वो अंग्रेजों से लड़ी थी। हर फेमस वर्ड्स वर आई विल नॉट गिव अप माई झांसी, मैं अपनी झांसी को जो है ब्रिटिश के हवाले नहीं करूंगी। शी sacrificed her life for the country but inspired millions of Indians to fight for freedom. Rani Lakshmibai will always remembered as symbol of bravery, patriotism and women's strength. रानी लक्ष्मीबाई है वो एक सिंबल है किसका, ब्रेवरी का और देशभक्ति का, और जो है वुमेन्स को स्ट्रेंथ देगी वो पूरी, मतलब जब तक उसका नाम लिया जाएगा जिंदगी भर, तब तक वह वुमेन्स को स्ट्रेंथ देगी, मजबूती देगी महिलाओं को। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो बच्चों बड़ा इजी सा है, मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखना है। ठीक है, हमें पता है कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक जो है हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही अच्छी है। ओके, तो हमने मेंशन करना है मॉर्निंग वॉक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, इट रिफ्रेशेस द बॉडी एंड माइंड एंड प्रिपेयर्स अस फॉर द डे अहेड। वॉकिंग इन द फ्रेश मॉर्निंग air improves blood circulation and keeps us fit. It also reduces stress and makes us feel cheerful. During the morning walk, we can feel the beauty of nature, listen to birds chirping, and watch the sunrise. It helps students concentrate better on their studies. जो बच्चों मॉर्निंग वॉक है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए जो स्टूडेंट है, और बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है इससे। डॉक्टर्स ऑल्सो एडवाइज रेगुलर वॉकिंग टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीज। यदि आप डेली वॉक करते हैं तो आप जो है बीमारियों से भी बच सकते हैं।
इसलिए अ मॉर्निंग वॉक इज अ सिंपल बट पावरफुल वे टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो यू कैन add up something some थॉट्स व्यूज गॉट इट। तो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं बच्चों इसको। ये इट इज जस्ट अ सिंपल। अब हम चलते हैं डायरी एंट्री पर। डियर डायरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट मेंशन करनी है, देन लिखना डियर डायरी, आई स्पेंट द एंटायर डे टुडे इन अमृतसर and the highlight was the beating retreat ceremony at the वाघा अटारी बॉर्डर। यहाँ पर बच्चों मैंने अमृतसर लिखा है, आपके शहर में जो भी ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है तो आप उसको लिखेंगे। सपोज दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आप जो है कुतुब मीनार या फिर रेड फोर्ट या और भी जो आपको पता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इंडिया गेट, गॉट इट। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल जो है प्लेस लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बाघा बॉर्डर लिखा है। आई अराइव्ड एट द बॉर्डर अराउंड 4 PM टू गेट अ गुड सीट इन द स्टेडियम लाइक स्टैंड। जो स्टैंड था वो स्टेडियम की तरह से बना हुआ था। मैं वहां 4 बजे पहुंच गया ताकि मुझे एक अच्छी सी सीट मिल सके। अब वहां जब गया तो अमेजिंग मोमेंट क्या था कि द एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक एज थाउजेंड cheered under the afternoon sun. I watched the BSF soldiers in their towering turbans perform the beating retreat with incredible precision and high intensity kicks. I learned that this ceremony is a powerful symbol of both nation pride and mutual coordination. It was a great experience for me. गुड नाइट। तो आप इस तरीके से डायरी को लिख सकते हैं। यदि आपको ये नहीं लिखनी है बच्चों तो आप ये लिख सकते हैं। प्रिंसिपल को आपने लिखना है, द प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आगे आप अपना सिटी जो भी है उसको मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, रेस्पेक्टेड सर और मैम, आई रितेश या ऋषिता, a student of class 7th B, I am writing to inform you that I have to attend a marriage function in my family. Therefore, I will not be able to attend school for the next 3 days from 17 to 2026 to 22 to 2026. I promise to complete all the missed classwork and assignment immediately upon my return. मैं जैसे ही स्कूल आऊंगा छुट्टियों के बाद में तो मैं अपना सारा टास्क जो है वो पूरा भी कर लूंगा immediately. I request you to kindly grant me leave for these days. Thanking you, yours obediently, Ritesh Yarishita, class 7. Then you have to mention your roll number. तो बच्चों इस तरीके से हमने जो क्रिएटिव वर्क है हमारा पेपर में उसको कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं लिटरेचर पार्ट में, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए। अब है सेक्शन सी जिसमें दिया गया लिटरेचर 30 मार्क्स का। क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। द नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली इज अ सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट डिसाइडेड टू डेडिकेटेड है बच्चों, ये डेडिकेटेड टू द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो ब्रेव सोल्जर्स है उनको डेडिकेटेड किया गया है क्या द नेशनल वॉर मेमोरियल जो न्यू दिल्ली में बना है। इट कंस्ट्रक्शन इट नहीं है यहाँ पर, इट्स कंस्ट्रक्शन बिगेन इन अप्रैल 2018 and was completed in February 2019. It was envisioned and inaugurated by India's Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो जो द वॉर मेमोरियल है उसको जो है बनाना शुरू किया था जो 2018 में, कंप्लीट हुआ 2019 में। इनॉग्रेट किसने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। द मेमोरियल इज लोकेटेड नियर इंडिया गेट एंड स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड। कितने में फैला हुआ है, 40 एकड़ में फैला हुआ है और इंडिया गेट के पास में बनाया गया। दिस मेमोरियल पेज ट्रिब्यूट टू द ब्रेव मैन एंड वुमेन of the Indian Armed Force who sacrificed their lives to protect the nation even after independence in 1947। चलिए क्या लिखा है कि जो ये मेमोरियल है ये पे करता है, अर्पण करता है, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देता है किनको, जो हमारे देश के जो सोल्जर्स हुए हैं या महिलाएं हुई हैं
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है, वो महिलाएं या पुरुष जो इंडियन आर्म फोर्स में काम करते थे और उन्होंने अपनी जिंदगी जो है देश के लिए बलिदान कर दी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट रिमेन्स सिटीजन ऑफ द हैवी प्राइस ऑफ फ्रीडम। ये याद दिलाता है कि जो फ्रीडम है वो सस्ती नहीं है, उसके लिए हमने भारी कीमत चुकाई है। हमारे लाखों या सॉरी हजारों सिपाहियों ने या फिर फौजियों ने, इंडियन आर्म फोर्स के जो सोल्जर्स है, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तब हमें ये आजादी मिली है। एंड द पेन एंड द लॉस कॉज्ड बाय वॉर, ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल known as a tablet bears the name of soldiers who made the supreme sacrifice in different wars, including the Indochina War of 1962, the Indo-Pak Wars of 1965 and 1971, and the Kargil War of 1999. There are about 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been engraved. जो यहाँ पर जो ईंटें लगी हैं उन पर इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर या फिर कारगिल वॉर के जो शहीद थे उनके नाम लिखे हुए हैं, लगभग 26,000 सैनिकों के, ठीक है, नाम जो है इन ईंटों पर बने हुए लिखे हुए। The memorial also highlights the courage and bravery of these heroes, some of whom were awarded India's first highest wartime gallantry honor, the Paramveer Chakra, along with other awards such as the Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Veer Chakra and Shaurya Chakra। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ये मेमोरियल है, द कौन सा मेमोरियल, द नेशनल वॉर मेमोरियल, ये हाईलाइट करता है किसको, करेज को और ब्रेवरी ऑफ द हीरोज। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि जो सोल्जर्स थे उनको कौन सा अवार्ड मिला। जैसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो है हमारा परमवीर चक्र, उसके साथ साथ और भी वहां पर जो गैलेंट्री ऑनर्स है वो उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। Next is the National War Memorial stands as a powerful symbol of sacrifice, courage, and national pride, ensuring that the nation never forget the heroes who gave their lives for its safety and unity। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन है द नेशनल वॉर मेमोरियल वाज बिल्ट मेनली टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस, बिल्कुल गलत। डिस्प्ले मिलिट्री वेपन्स, नो। Answer is honor soldiers who sacrificed their lives after 1947. The National War Memorial honors freedom fighter before 1947. No. Famous leader of India. No. Brave soldiers who died for the country. So answer is C. Brave soldiers who died for their countries. Next, the highest wartime gallantry award mentioned is, that is Paramveer Chakra. So B is the right answer. Next, the term supreme sacrifice refers to giving money for the country, no. Working hard for the arm, no. Losing one's life for the nation, this is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, assertion देखते हैं क्या दिया गया है। गैलेंट्री अवार्ड्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज टू शो रिस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स ब्रेवरी। जो गैलेंट्री अवार्ड्स जो है मेंशन किए गए पैसेज में, वो क्या शो करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर सोल्जर्स ब्रेवरी, वो शो करते हैं क्या, रिस्पेक्ट फॉर द सोल्जर्स ब्रेवरी, सैनिकों की बहादुरी के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हैं। रीजन, दीज अवार्ड्स आर गिवन टू सोल्जर्स फॉर देयर करेज एंड सर्विस फॉर द नेशन। ये अवार्ड उनको दिए जाते हैं, उन सोल्जर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए साहस दिखाया और देश को अपनी सेवा दी। सो हम ये कह सकते हैं बच्चों की जो कथन है, असर्शन है, वो और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो क्या करती है, assertion को बिल्कुल सही एक्सप्लेन करती है। सो आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बिकॉज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज कि यहाँ जो सेकंड लाइन दी गई है अवार्ड्स की, ये बताती है कि सोल्जर्स के करेज, व्हाट इट, करेज को, उनके साहस को जो है ये अवार्ड, और उनकी जो सर्विस होती है देश के प्रति सैनिकों की, उसको देखते हुए ये अवार्ड दिए जाते हैं। दैट इज व्हाई द आंसर इज ए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड गिव द करेक्ट आंसर। गॉट इट। क्या है, कविता का एक छोटा सा जो है पार्ट लिया गया है यहाँ पर। द रेल रोड ट्रैक, जो रेल की पटरियां हैं वो क्या है, इज माइल्स अवे, वो क्या है, बहुत दूर है। द रेल रोड ट्रैक जो है, रेल की पटरियां वो क्या है, मीलों दूर है अभी, माइल्स अवे बहुत दूर है, मील दूर है। एंड द डे इज लाउड विद वॉइस स्पीकिंग, और जो दिन में भी आवाजें गूंजती हैं, वॉइस स्पीकिंग, रेल की जो आने की आवाजें गूंजती है। यट देयर इज नॉट अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे, हालांकि क्या बताया गया कि पूरे दिन कोई भी ट्रेन नहीं गुजरती है। बट लेकिन आई हियर, मैं सुनता हूं, इट्स विसल श्रिकिंग, मैं क्या करता हूं कि ट्रेन जाती नहीं और ट्रैक भी बहुत दूर है, फिर भी मुझे ट्रेन की सीटियों की आवाज जो है सुनाई देती है। ऑल नाइट देयर इज नॉट अ ट्रेन गोज बाय दो द नाइट इज स्टिल फॉर अस्लीप, यहाँ ये बताया गया कि पूरी रात भी कोई ट्रेन नहीं गुजरती, हालांकि द नाइट जो रात है अभी भी सोने के लिए है और सपने देखने के लिए। बट आई सी, मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या दिखता है, इट्स क्या दिखाई देता है मुझे, इट्स सिंडर्स, इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई, मुझे क्या दिखाई देता है, जो इंजन है, भाप वाला इंजन, उसमें से जो कोयला है जल रहा है, उसकी चिंगारियां, लाल चिंगारियां, रेड सिंडर्स मतलब लाल चिंगारी मुझे दिखाई देती है। एंड हियर इट्स इंजन स्टीमिंग, और मैं उसके इंजन की, ठीक है, उसके इंजन की निकलती हुई भाप भी मुझे वो सुनाई देती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पैसेज में एक्सट्रैक्ट में बताया गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। द फ्रेज द डे इज लाउड विद वॉइस स्पीकिंग मीन्स दैट people are talking a lot, the day is quiet, the birds are singing, machines are working। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज यूज की गई है, ये बताती है कि मशीन्स जो हैं वो वर्किंग है अभी भी। गॉट इट। क्योंकि यहाँ ये बताया गया है कि हालांकि क्या है, उसको जो है पता है कि रेल रोड ट्रैक जो है मीलों दूर है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनाई देती है, किसकी, ट्रेन की। तो इसका मतलब अभी भी उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मशीन्स जो है वर्किंग है, ट्रेन अभी भी वर्किंग है। एट नाइट द एटमोस्फेयर इज डिस्क्राइब्ड एज नॉइजी एंड क्राउडेड, स्टिल एंड क्वाइट। तो हम एज पर द पैसेज ये कह सकते हैं कि जो रात का जो मौसम है, यहाँ बताया गया है द नाइट इज स्टिल फॉर अ स्लीप, तो हम कह सकते हैं क्वाइट है और स्टिल है। आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द पोएम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए बी बी, ए बी सी, ए बी और ए बी बी सी। तो हमें राइम स्कीम बतानी है। यहाँ चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पोयम में देखेंगे तो फर्स्ट जो वर्ड है एट द एंड ऑफ द पोयम, दैट इज अवे, अवे। एंड इन द थर्ड लाइन, थर्ड जो लाइन है ऑफ द पोयम, द वर्ड इज डे। दैट मीन्स कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड मैच हो रहा है थर्ड लाइन से। यहाँ पर हम इस तरीके से कहेंगे कि ए बी और फोर्थ लाइन के साथ बी, तो पैटर्न क्या बन रहा है, ये ए बी। सेम थिंग इज इन द सेकंड जो हमारा स्टैंजा है, बाय, एंड द थर्ड लाइन इज स्काई। यहाँ भी हम इसको ऐसे रखेंगे ए बी। अल्टरनेटिव जो है पैटर्न चल रहा है यहाँ पर, जैसे ड्रीमिंग स्ट्रीमिंग, ड्रीमिंग स्ट्रीमिंग, इसको हम बी मान लेते हैं, बाय को, सॉरी बाय को मान लेते हैं ए, और जो है स्काई को बी। फिर इसको देखा हमने, सॉरी यहाँ पर ये हो गया हमारा, बाय हो गया ए, थर्ड लाइन के साथ मैच हो रहा, तो ये ए हो गया, ये बी, ये बी। तो हम इस तरीके से रखेंगे ए बी जो है राइम स्कीम है इस पैसेज में, आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए बी। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज माइल्स अवे, एंटोनियम्स बताना है हमें माइल्स अवे का।
तो ऊपर क्या लिखा गया है हमें देखना है, माइल्स अवे मतलब बहुत दूर है, माइल्स अवे मतलब फार है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं नियर। ठीक है, बहुत दूर है तो हम नियर लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि आपको नियर नहीं लिखना है तो आप क्लोज भी लिख सकते हैं, नियर बाय भी हो सकता है, नियर बाय या क्लोज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अभी हमने बात कर ही ली है, ढेर सारे हैं यहाँ पर। अवे, डे, ये राइमिंग वर्ड है। स्पीकिंग, जैसे इसका कलर चेंज करके बता देता हूं, स्पीकिंग, और ये हो गया हमारा स्पीकिंग। नेक्स्ट है बाय, स्काई, ड्रीमिंग, स्टीमिंग। सो ये सभी यहाँ पर राइमिंग वर्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर। यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम इनके सभी के आंसर एक ही जगह सॉल्व कर लेंगे ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो। जैसे दिया गया कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे बाय सेइंग दैट ही वाज लेंट his tunnel to the government? Second question, what is the significance of the repeated reference of the train whistle? And third is, what does the line no matter where it's going reveal about the speaker attitude toward travel? Fourth question, what did Arunima do in order to fulfill her ambition to conquering Mount Everest? Fifth question है, how did the poet highlight the commitment of the soldiers? Provide example from the poem. Spot your answer. Next है, what does the support of the people of Ulal and the soldier for Rani Abaka suggest about their mindset? देखो ऊपर बच्चों हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा, ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं किसके बारे में, ये दी गई है रानी जो है अब्बाका दी गई है, इसके बारे में भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया बच्चों 5 क्वेश्चन करने। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के आंसर हम साथ में ही सोल्व करेंगे। जैसे क्या लिखा है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई 2 करने हैं। क्या क्या है कि अरुणिमा इज ए बीकॉन ऑफ की होप एंड resilience, support this statement with the evidence from the text. Second question है, explain how the National War Memorial and Museum app will be helpful in spreading awareness about war heroes. And Sundar Singh was become part of jungle life, support the view with the suitable reason. अब इन सभी क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 के हम सभी आंसरों को एक साथ सॉल्व करते हैं। चलिए इसके आंसर देखते हैं क्या कुछ दिए गए। हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है देखते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसका जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि सुंदर सिंह ऐसा क्यों कहते हैं कि ही हैज लेंट हिज टनल टू द गवर्नमेंट, कि उन्होंने जो है टनल को गवर्नमेंट को दे दिया है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे ऐसा? आंसर इज बाय सेइंग सो ही वांट्स टू कन्वे दैट, बताना चाह रहे थे कि सिंस द टनल इज इन द मिडल ऑफ द जंगल, जंगल के बीच में है टनल, एंड नो वन वांट्स टू विजिट और इंस्पेक्ट इट, और वहां टनल तक कोई जाना नहीं चाहता है और उसको जो है कोई भी उसकी देखरेख नहीं करता है। ही इज ओनली वन हु टेक्स केयर ऑफ इट, एक अकेला जो है सुंदर सिंह ही है जो उस टनल की देखभाल करता है। ही फील्स, उसे ऐसा लगता है कि दैट ही द टनल बिलोंग्स टू हिम, टनल अब उसी की है, क्योंकि कोई सरकार का आदमी वहां पर कोई विजिट नहीं करता है, ना ही कोई उसकी देख रेख करता है, सिर्फ सुंदर सिंह ही देखभाल करता था। उसको लगता है कि टनल जो है अब उसका लाइफ का एक हिस्सा है और उसी से संबंधित है। दो ही एक्नोलेज दैट कि इट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी वो जानता है कि जो टनल्स है वो इस तरीके की जितनी भी चीजें होती है, जैसे टनल हो गया या फिर डैम है, वो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है। तो उसे ये भी पता है कि भाई ये जो है गवर्नमेंट से संबंधित है, बट उसका ये मानना है
कि क्योंकि वहां कोई जाता नहीं, कोई उसको इसकी देखरेख नहीं करता सरकार की तरफ से, वही एक ऐसा पर्सन है जो उसकी देखभाल रखता है, तो इसलिए उसको लगता है कि वो उससे संबंधित है। बट वो पता भी है उसको कि ये उसकी चीज नहीं है, एक्नॉलेज में है कि सरकार की प्रॉपर्टी। चलिए आगे है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेड रेफरेंस टू द ट्रेन व्हिसल? The repeated reference to the train whistle shows the speaker's strong connection to the train. जो रिपीटेड रेफरेंस जो दे रहा है ट्रेन व्हिसल के, वो यही बताता है कि पोइट के मन में कहीं न कहीं क्या है कि ट्रेन के साथ में उसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इट हाइलाइट्स हाउ द ट्रेन साउंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्पीकर्स माइंड। और जैसे हमने यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट पढ़ा था ऊपर सीन पैसेज के रूप में लिटरेचर पार्ट में, तो वो बोल रहा है पोएट कि उसको पता है कि जो रेल ट्रैक है वो क्या है, माइल्स अवे है, माइल्स अवे बहुत दूर है, बट उसकी जो आवाज उसको सुनाई देती रहती है। वो ये बताती है कि ट्रेन की जो साउंड है वो उसके माइंड में बैठ गई है, हमेशा के लिए प्रेजेंट है, इवन व्हेन नो ट्रेन इज नियर बाय, सिंबलाइजिंग द स्पीकर्स लॉन्गिंग फॉर द एडवेंचर एंड ट्रेवल। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो आवाज, ट्रेन की सीटियों की आवाज, ठीक है, ट्रेन की साउंड, वो उसके दिमाग में इस तरीके से बैठ गई है कि वो बार बार ट्रेन की विसल का नाम लिए जा रहा है। जब उसको ट्रेन भी नहीं उसके आसपास होती है फिर भी उसके माइंड में वो आवाजें चलती रहती हैं। तो ये बताता है कि स्पीकर जो है वो एडवेंचर करता है, और जो है वो ट्रैवलिंग में भी बहुत विश्वास रखता है, ट्रैवल करता है बहुत। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन नो मैटर वेयर इट इज गोइंग रिवील अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द ट्रैवल? ये जो लाइन है, नो मैटर वेयर इट्स गोइंग, की जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, ये स्पीकर का क्या एटीट्यूड शो करती है टूवर्ड्स ट्रेवल? तो इससे हमें पोइट के बारे में ये पता चलता है कि बस उसको चीजें एक्सप्लोर करनी है, पहले से उसके माइंड में कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं होती है कि उसको कहाँ जाना कैसे। बस उसको तो ये है पोइट को कि मुझे बस एक्सप्लोर करना है, चाहे वह ट्रेन कहीं भी जाए, ऑलवेज रेडी फॉर न्यू एक्सपीरियंस, गेटिंग न्यू एक्सपीरियंस। तो ये सब बातें हमने यहाँ मेंशन करनी है कि द लाइन नो मैटर वेयर इट्स गोइंग रिवील दैट द स्पीकर इज ओपन टू ट्रेवल विदाउट अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन इज इन माइंड। It shows her desire for new experiences and a willingness to explore wherever the journey may take her. तो पोइट जो है हमेशा न्यू एक्सपीरियंसेस की जो है इच्छा रखता है, चाहे वह कहीं भी लेकर जाए, और हमेशा नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है जब वह किसी जर्नी पर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अरुणिमा डू इन ऑर्डर टू फुलफिल हर एम्बिशन? तो क्या किया था इसने, अरुणिमा ने? पहले इसने किया कि अरुणिमा कंप्लीटेड अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स एट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। सी देन अप्रोच्ड बिचेंद्री पाल फॉर गाइडेंस टू हेल्प हर फुलफिल हर ड्रीम ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। जो अरुणिमा सिन्हा थी उसने क्या किया था कि पहले तो अपनी बेसिक कोर्स की थी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी, देन वो उसने अप्रोच की थी बिचेंद्री पाल से कि वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करे, गाइड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की पोएम है उससे है, हाउ डज द पोएट हाईलाइट द कमिटमेंट टू द सोल्जर्स? तो आंसर के लिए हमने क्या करना है, पोएम में से एग्जाम्पल देना। तो पोएम जो है, द पोएट हाईलाइट्स कमिटमेंट थ्रू एग्जाम्पल्स लाइक यू स्टिल होल्ड ऑन यू डीड ऑन टू योर डीड। इट मीन्स की परसिवरेंस शो करती है। यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक। जो सैनिक होते हैं, हमारे सोल्जर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गार्ड्स करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं और हर टाइम जागते रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। विजिलेंस शो करता है इसे। जैसे बॉर्डर पे क्या होता है, हमारे सोल्जर्स
हर टाइम जो है ड्यूटी पर रहते हैं, डे नाइट कोई भी टाइम हो, वो हमेशा दुश्मन पर नजर बनाए रखते हैं। तो ये शो करता है कि उनको जो है हमेशा चौकन्ने रहना पड़ता है। प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन, और जो है यूथ के लिए क्या है, वो प्राइम है, और वो जो सैक्रिफाइस करते हैं फॉर द नेशन, वो जो है यूथ को कहीं ना कहीं अपने सोल्जर्स के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ उलाल एंड द सोल्जर्स ऑफ रानी अबाका सजेस्ट अबाउट देयर माइंडसेट। तो यहाँ हम लिखेंगे कि द पीपल ऑफ उलाल एंड द soldiers were brave, loyal and proud of their kingdom, ready to defeat Ulal's freedoms at any cost. Their support showed their trust in Rani Abaka and their strong desire to resist पोर्तुगीज रूल्स। तो जो उलाल के जो सोल्जर्स थे वो ब्रेव थे, अपनी रानी के प्रति लॉयल थे, और जो है उन्हें अपने किंगडम पर, साम्राज्य पर प्राउड फील होता था, हमेशा जो है डिफीट करने के लिए तैयार रहते थे दुश्मन को, जो है उलाल्स की फ्रीडम के लिए, चाहे उनको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। तो ये शो करता है कि रानी अब्बाका के प्रति देयर सपोर्ट शोड देयर ट्रस्ट इन रानी अब्बाका। ये जो इस तरीके की जो चीज है कि भाई लॉयल है, ब्रेव है, प्राउड है अपने साम्राज्य पर, उनको किंगडम पर, तो ये शो करता है कि उनको रानी अब्बाका पर ट्रस्ट था। वे किसी भी कीमत पर पोर्तुगीज को जो है क्या नाम लेते हैं, रेजिस्ट करना चाहते थे, एट एनी स्ट्रॉन्ग डिजायर। नाउ लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन लिए हैं अरुणिमा सिन्हा का, बिकन, और ये लिखा है कि द अरुणिमा इज बिकन ऑफ होप एंड रेजिलियंस सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो इसमें हम लिखेंगे कि अरुणिमा सिन्हा इज considered to the beacon of hope and resilience because she overcame a tragic accident that resulted in the loss of her leg and went on to achieve something extraordinary. As you know बच्चों, अरुणिमा जो सिन्हा है उसका एक ट्रेन जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई थी, उसको फेंक दिया गया था ट्रेन से, और उसकी जो है पैर जो है बिल्कुल खराब हो गए थे, गॉट इट। तो उसके बाद भी उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की सोची अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर नहीं थे, और उसके बाद उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और जो है उसमें वो सफल भी हुई। तो ये शो करता है कि आपके पास जो है यदि होप है, आप निराश नहीं है, आशा है आपके मन में, कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ करने का जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, उसने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। शी ट्रेंड एंड बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पटी टू क्लाइम एवरेस्ट climb Mount Everest. Her determination and courage inspire many people to face challenges with strength and never lose hope. तो जिस तरीके से उसने गिव अप नहीं किया, बल्कि वो ट्रेनिंग लेती रही, रिगोरियसली ट्रेनिंग ली उसने, और वो जो है फर्स्ट फीमेल बनी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस तरीके का दृढ़ निश्चय, साहस बहुत से लोगों को इंस्पायर करता है। यदि हमारे जीवन में चैलेंज आते हैं तो हमने उनको स्ट्रेंथ के साथ फेस करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। तो बेस्ट एग्जांपल इज अरुणिमा सिन्हा फॉर दोज हु थिंक कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम लूजर हैं। नो, वी आर नॉट अ लूजर। जब एक ऐसी जो हमारे पास एक लेडी है, हम वुमेन कह सकते हैं, जिसके दोनों पैर नहीं है फिर भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती है, तो हमारे पास तो भगवान ने दो हाथ अच्छे खासे दिए, पैर दिए, तो वी कैन डू एनीथिंग। नेक्स्ट है सुंदरलाल के बारे में क्वेश्चन था। सुंदर हैज बिकम द पार्ट ऑफ जंगल लाइफ, एक जंगल लाइफ का एक हिस्सा बन गया था, तो इसको बताना हमने, स्टेटमेंट के लिए सुटेबल रीजन देना। तो हम लिखेंगे सुंदर सिंह हैज बिकम अ पार्ट ऑफ जंगल as shown by his deep understanding of its complexities। जो सुंदर सिंह के पास बच्चों क्या हो गया था, जंगल में रहते रहते वहां के बारे में
बहुत गहरी नॉलेज हो गई थी। ही नोज द ट्रेड्स ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द जंगल। अब उसको जंगल में रहने के बाद जंगल के एनिमल्स जितने थे उनके बिहेवियर को वो समझने लगा था। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अवेयर दैट द लेपर्ड इज नॉट एग्रेसिव टूवर्ड ह्यूमंस एज इट प्रेफर टू हंट गॉट एंड वाइल्ड डॉग फॉर फूड। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि लेपर्ड का, कि लेपर्ड जो है जो इंसानों के प्रति एग्रेसिव नहीं होता है, वो प्रेफर करता है कि हंट करे किसका, गोट का और वाइल्ड डॉग्स का। बस वो अपने फूड के लिए जो है हमला करने आता है, बट कई बार क्या हो जाता है, ह्यूमन उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए दोबारा एग्रेसिव होकर उन पर अटैक कर देता है। बट उसका इरादा ऐसा नहीं होता है जो सुंदर सिंह ने बताया है। He entered the tunnel to drive the leopard out and took an axe for the protection only after Suraj warned him that the leopard might harm them। तो देखो क्या किया उसने, सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी ली, वो भी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि भाई बाई चांस अटैक ना कर दे, इसलिए ली कि भाई मैं उसको भगा सकूं लेपर्ड को। अदरवाइज उसने क्या किया, वो एंटर किया और ताकि जो है लेपर्ड को वहां से भगाया जा सके, निकाला जा सके। हालांकि सूरज ने उसको वार्न भी किया था कि लेपर्ड माइट हार्म देम, कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुंदर सिंह जो था वो एक जंगल लाइफ का हिस्सा बन गया था, क्योंकि उसको नॉलेज हो गई थी जंगल में रहते रहते। जैसे बच्चों आप लोगों ने स्टोरी भी सुनी होगी या फिर आपने मूवी देखी होगी द जंगल बुक, जिसमें मोगली होता है, वो भी क्या करता है, जंगल में रहता है और जंगल के नियम सीखता है, रूल सीखता है। बगीरा उसको बहुत सारी बातें बताता है, गॉट इट। और वो बताता है कि एलिफेंट पे कभी भी हमने अटैक नहीं करना है, एलिफेंट है तो जंगल है, गॉट इट। और ऐसे ही बल्लू होता है उसमें, बल्लू भी उसके हेल्प करता है। और ऐसे ही जो भेड़िए होते हैं वो भी उसको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। इस तरीके से मोगली भी जंगल की चीजों को सीख जाता है, बिहेवियर करना जानवरों की तरह से, बहुत सारी चीजें सीखता है। ऐसे ही सुंदर सिंह भी जंगल के नियमों को या जंगल के छोटे छोटे रूल्स को सीख गया था कि कैसे एनिमल्स के साथ ट्रीट करना है, उनके साथ जो है पेश आना है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 7th का इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो बच्चों थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि अब 60 मार्क्स के पेपर हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।